हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पेंजागम क्लासेस। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि पॉलीमर केमिस्ट्री से जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं प्लस जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो किस में आने वाले हैं, सीएसआर नेट केमिस्ट्री में आने वाले हैं। आप इन सबको नोट डाउन कीजिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली पॉलीमर केमिस्ट्री से आएंगे। तो मैं सबसे पहले बात करूँगी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज की। तो एक बार आप इन सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। कंट्रोल लेंथ क्या होती है? कंट्रोल लेंथ होती है, मान लीजिए हमारे पास n नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट है और हर मोनोमर यूनिट की क्या है, लेंथ है l। तो कंट्रोल लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं RC से, तो कंट्रोल लेंथ कितनी होती है, n.l, ठीक है। ऐसे ही क्या है हमारी रूट मीन स्क्वायर एंड टू एंड डिस्टेंस। ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी नहीं है, ये है रूट मीन स्क्वायर एंड टू एंड डिस्टेंस। ये कितना होता है हमारा, √n.l, ठीक है, जिसमें n क्या है, नंबर ऑफ मोनोमर, और l क्या है, लेंथ ऑफ मोनोमर। ऐसे क्या है ये हमारी एवरेज एंड टू एंड डिस्टेंस, ये कितनी होती है हमारी, √8n/3π। ओके, ये सारे एंड रूट में है, डॉट में लेंथ है, ठीक है। ऐसे ही हमारी मोस्ट प्रोबेबल एंड टू एंड डिस्टेंस क्या होगा हमारा, ये वाला फॉर्मूला होगा। नेक्स्ट है हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन सबको आपको कुछ याद नहीं करना, सिर्फ इसके फॉर्मूले याद करने हैं। अगर क्वेश्चन आते हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूले बेस आते हैं और कुछ नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, √n/6.l, जिसमें n क्या है, नंबर ऑफ मोनोमर, और लेंथ क्या, l क्या है, लेंथ ऑफ मोनोमर। ओके, ये वाला जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट स्टेटमेंट, इसी स्टेटमेंट से 3 से 4 बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये क्या है, एवरेज एंड टू एंड डिस्टेंस इन द यूनिट ऑफ सेगमेंट लेंथ, ये कितनी होती है, √n। आपको सिर्फ ये याद रखनी है कि ये √n होती है, ठीक है। अब मैं बता रही हूँ आपको फ्लोरी थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर मास डिस्ट्रीब्यूशन, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली उससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो बता रही हूँ मैं फ्लोरी थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर मास डिस्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं फ्लोरी थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर मास डिस्ट्रीब्यूशन। ये किस ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले बता दूँ मैं आपको, ठीक है। CSR नेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये वैलिड किस के लिए है, ये है स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के लिए। सेकंड है ये वैलिड स्ट्रेट चेन पॉलीमराइजेशन के लिए। और एक हो रहा है इसमें बात कि इसमें कोई भी मास लॉस नहीं होता है, नो मास लॉस, ठीक है, कोई मास लॉस नहीं होता है। ओके, इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से। मान लीजिए हमारे पास है डाइमर, ठीक है, हमारे पास है एक डाइमर। डाइमर मतलब 2 मोनोमर यूनिट आपस में जुड़ी हुई है, ठीक है। एक का नाम मान लेते हैं हम, ए है मोनोमर, दूसरा है बी, ठीक है। ये आपस में जुड़ गया और ये बना लिया इसने पॉलीमर AB, ठीक है। ओके, अब इसमें बॉन्ड कितना फॉर्म हुआ, एक ही बॉन्ड फॉर्म हुआ है, एक बॉन्ड फॉर्म हुआ है, ठीक है। और ये वाला बॉन्ड तो फॉर्म ही नहीं हुआ, जिसका आउटर वाला है ये वाला बॉन्ड तो फॉर्म ही नहीं हुआ, ठीक है। तो एक बॉन्ड फॉर्म नहीं हुआ है, ठीक है, एक बॉन्ड फॉर्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो एक बॉन्ड तो फॉर्म हुआ है, एक बॉन्ड फॉर्म नहीं हुआ, ठीक है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी बॉन्ड फॉर्मेशन प्लस नो बॉन्ड फॉर्मेशन की कितनी होती है, 1, ठीक है। या तो 0 होती है प्रोबेबिलिटी या 1 होती है, दैट मीन्स टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैंने पी क्या हमारी बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रोबेबिलिटी, और P0 क्या हमारी नो बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रोबेबिलिटी, ये कितनी होगी, 1। सो क्या कह सकते हैं हम, ये क्या है हमारी नो बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रॉपर्टी को क्या मान सकते हैं हम, 1 - p। ओके, मेरी ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ओके, इसको अब हम इस एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ये हमारी एक मोनोमर यूनिट है, एक मोनोमर यूनिट ये है, ये दोनों आपस में मिलकर ये पॉलीमर बना है। इसमें हमें क्या क्या किया, इसने वाटर मॉलिक्यूल्स निकला, ठीक है, कंडेंसेशन पॉलीमर है ये, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा बाहर। तो इसमें क्या होगा, ये वाला बॉन्ड फॉर्म हो गया, एक बॉन्ड फॉर्म हो गया, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी P, ठीक है। ये वाला बॉन्ड फॉर्म नहीं हुआ है, हमें भी दिख रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 1 - p। मैंने क्या बताया था, जो ना बॉन्ड फॉर्म हो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी माननी जाएगी हमें, 1 - p। ये जस्ट आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अब मैं क्या कह सकती हूँ, मैं कह सकती हूँ बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ओके, ये कितनी है, P, ठीक है। नो बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोबेबिलिटी, नो बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 - p, ठीक है। सो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हुई है, इस डाइमर की टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हुई है, ये हुई है P × 1 - p। अब आप इसको प्लस भी कर सकते थे, बट आपने प्लस नहीं किया, क्यों, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो इंट्रिंसिक क्वांटिटी होती है, ठीक है, तो उसका मल्टीप्लिकेशन ही होगा।
तो आई जस्ट होप आपको ये वाला समझ में आएगा। अब मैं बताती हूँ, आपको डाइमर का समझ में आ गया। अब मैं ट्राइमर का बताती हूँ। ट्राइमर का भी सेम ही एग्जाम्पल है। मैं पहले ए बी और सी से बताती हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक मोनोमर ए, एक मोनोमर बी और एक मोनोमर सी। ये है ट्राइमर का। ट्राइमर में क्या होगी, 3 मोनोमर्स यूनिट होंगे। अगर इन तीनों में आपस में जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं, एक पॉलीमर चेन बनाते हैं। मैं यहाँ करती हूँ, तो ए बी सी, ठीक है। कितने बॉन्ड बने, एक बॉन्ड यहाँ बना, एक बॉन्ड यहाँ बना, ये वाला बॉन्ड नहीं बना है, ठीक है। तो हमारे बॉन्ड फॉर्मेशन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई अब, पी और पी मीन्स पी का स्क्वायर। मैं बता दिया कि प्रोबेबिलिटी क्या है, इंट्रिंसिक क्वांटिटी, तो इसका क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। अब ना बॉन्ड फॉर्म तो एक ही हुआ ना, जो आउटर वाला है वो ही एक बॉन्ड फॉर्म नहीं हुआ। दैट मीन्स इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस पी रहेगी, क्योंकि ओनली एक ही बॉन्ड फॉर्म नहीं हुआ है। तो इसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 माइनस पी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी शायद। ओके, अब आते हैं अपने उस पे एग्जाम्पल पे। मान लीजिए ओके, आपको ये समझ में आ गया होगा, आई जस्ट होप। तो एग्जाम्पल लेते हैं वही, OH CH ट्वाइस N COOH। मैं इसको इतना डीपली इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार इसे क्वेश्चन आते हैं, तो इसका कंसेप्ट आपको अच्छे समझ में आना ज़रूरी है। ओके, ये हमारे पास 3 मोनोमर यूनिट है, ठीक है। मैंने सेम लिए हैं, तो ये मिलके क्या बनाएगा, एक मोनोमर चेन बनाएगा, सॉरी एक पॉलीमर चेन बनाएगा। CH2N C डबल बॉन्ड O CH2N C डबल बॉन्ड O CH2N और COOH, ठीक है। दैट मीन्स ओके, अब आपको समझ में आ जाएगा यहाँ क्या बना है, एक बॉन्ड, प्रोबेबिलिटी पी, एक बॉन्ड यहाँ बना है, प्रोबेबिलिटी पी, ये वाला बॉन्ड नहीं बना। दैट मीन्स इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1 माइनस पी। ओके, सो अब देखते हैं हम प्रोबेबिलिटी फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन कितनी हुई, पी और पी का स्क्वायर, ठीक है, पी का स्क्वायर। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा कि पी का स्क्वायर क्यों लिया हमने, वरना 2p लेते, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन होगा इसका, ठीक है, प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी फॉर नो बॉन्ड फॉर्मेशन, इसकी कितनी रहेगी, 1 माइनस पी। आप जितने भी ट्राइमर टेट्रामर जितने भी ले लो, एक्समर तक ले लो, हमेशा नो बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, 1 माइनस पी, क्योंकि एक जो आउटर वाला है ना, सिर्फ वही बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा और बाकी सारे हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये साइक्लिक ना हो, ठीक है, ये साइक्लिक पॉलीमर ना हो, तो साइक्लिक पॉलीमर में सभी हो जाएंगे, ठीक है। बट हमने क्या लिया, स्ट्रेट चेन ली है, ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक ही बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा, जो आउटर वाला होगा, ठीक है, उसकी हमेशा प्रोबेबिलिटी इतनी रहेगी। सो इसमें हम क्या कर सकते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हुई हमारी, पी स्क्वायर इंटू 1 माइनस पी। अब जो ध्यान देने वाली बात ये है कि हमारे पास था ये ट्राइमर था, ट्राइमर की जब ट्राइमर लेते हैं, यहाँ की प्रोबेबिलिटी कितनी आती है, इसकी पावर कितनी आती है, 2। ओके, जब टेट्रामर लेंगे तो इसकी पावर कितनी आएगी, 3। ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे तो उसकी पावर भी, या यहाँ से बढ़ाते जाएंगे तो उसकी पावर भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। ओके, मैं एक और बात क्या बताना चाहती हूँ, जैसे डाइमर लिया हमने, डाइमर में क्या होता है, P1, ठीक है, P1 1 माइनस पी, ये था। ट्राइमर में क्या था, P2 1 माइनस पी। टेट्रामर में क्या होगा, P3 1 माइनस पी, ठीक है। दैट मीन्स अगर डाई है तो उसकी पावर 1 रहेगी, मतलब उसमें एक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अगर हमारे पास 2 मोनोमर है तो उसमें 1 बॉन्ड बनेगा, 3 मोनोमर है उसमें 2 बनेगा। दैट मीन्स एक ये हमने जितना लिया है उससे 1 कम हो के आएगा, ठीक है, क्योंकि एक तो ना बॉन्ड फॉर्म नहीं हुआ, ठीक है। तो इसका इसी बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास है एक्समर है, तो हमारी क्या होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, Px माइनस 1, क्योंकि यहाँ डाइमर थे तो इसकी मतलब डाई माइनस 1 होगा, मतलब 2 माइनस 1 नहीं हुआ है ना, ये ट्राइमर है तो मतलब 3 माइनस 1 ही है, ठीक है, ये 2 तभी आया है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं एक्समर में क्या होगा, x माइनस 1, ठीक है, इंटू 1 माइनस पी। इसको क्या लिख सकते हैं हम, Px इक्वल टू Px माइनस 1 1 माइनस पी। तो ये आ गई हमारी प्रोबेबिलिटी फॉर एक्समर। ये इम्पोर्टेंट है, इसको रट लो। ओके, अगर क्वेश्चन में कई बार क्या आ जाता है, एक्समर ना देके वो दे देते केमर जब देते हैं तो उसका मतलब ही यही है,
उसमें क्या आ जाएगा, पी के इक्वल टू पी के माइनस 1 इंटू 1 माइनस पी। ओके, तो ये आ जाएगा हमारा केमर की प्रोबेबिलिटी। तो अब जो मेन बात है ये है एवरेज वैल्यू ऑफ केमर निकालने की। इतना ये फ्लोरी थोरी ने बता दिया। अब जो इम्पोर्टेंट आती है वो है एवरेज वैल्यू ऑफ केमर। तो अब मैं वो बताती हूँ। तो अब हम बात कर लेते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ केमर। एवरेज वैल्यू ऑफ केमर, ठीक है। ओके, अब क्या है, ये क्या होती है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ये एवरेज से। अगर आपको कई बार लिखा जाए एवरेज वैल्यू ऑफ एक्समर, दैट मीन्स क्या होगा, एक्स एवरेज। ओके, वो इसमें साइन का, इसमें एक्स और के में कंफ्यूज मत होना। ये क्या होता है, समेशन ऑफ के डॉट पी के, ठीक है, जिसमें के क्या होगा, नंबर ऑफ मोनोमर, नंबर ऑफ मोनोमर, और इन्हीं नंबर ऑफ मोनोमर की क्या होगी, ये प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ओके, अभी क्या है, ये क्या होती है, जैसे हमने समेशन के, ये हमें अब अभी निकालिए, क्या होती है, पी के माइनस 1 इंटू 1 माइनस पी। जो के की टर्म है वो अंदर रखेंगे और बाकी बाहर निकाल लेंगे। तो 1 माइनस पी समेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, के इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी पी, क्या है ये, पी के माइनस 1, ठीक है। तो ये समेशन सीरीज से सोल्व हो जाएगा, हम ये करवाने नहीं बैठेंगे, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। मैं बता दूँ ये क्या आएगा, सीधा 1/1 माइनस पी का होल स्क्वायर, ठीक है। को जब सोल्व करेंगे इस समेशन सीरीज़ को, ये समेशन सीरीज़ क्या देगी हमें, 1 + 2p + 3p का स्क्वायर प्लस 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 प्लस, ठीक है। और इसको सोल्व करें तब ये मिलेगा, दैट मीन्स ये इससे कट जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा के एवरेज की वैल्यू इक्वल टू 1/1 माइनस पी, जो क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ओके, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट एक और क्या है हमारे, काइनेटिक्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। अगर आप ओके, इसके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो सिर्फ है काइनेटिक चेन लेंथ, ठीक है। काइनेटिक चेन लेंथ क्या होती है, रेट ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय रेट ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ प्रोपोगेशन स्टेप, या फिर रेट ऑफ डिवाइड बाय रेट ऑफ इनिशिएशन स्टेप, जिसकी वैल्यू होती है ये। या तो अब इस वैल्यू को याद कर लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि सिर्फ इसी चीज़ से क्वेश्चन आने वाला है। अगर नहीं है तो आप, अगर आपके पास फालतू का टाइम है, दैट मीन्स मैं करवा देती हूँ। ओके, काइनेटिक्स ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होती है, इसे 3 स्टेप में होती है, इनिशिएशन स्टेप, प्रोपोगेशन स्टेप और टर्मिनेशन स्टेप। इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है, अब सबसे पहले हमारा रेडिकल बनता है, ठीक है। और अगर हमारा रेट कांस्टेंट है K1, तो उसका हमारा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, K1 और इनटू जो रिएक्टेंट होता है हमारा वो क्या है, था हमारा I। सेकेंड स्टेप है प्रोपोगेशन स्टेप। प्रोपोगेशन स्टेप में क्या होगा, जो ये रेडिकल बना था ये हमारे मोनोमर यूनिट पे अटैक करेगा और हमें क्या देगा, ये वाले, ठीक है। और फिर ये वाला क्या देगा, प्रोडक्ट हमें, ये वाला जो इंटरमीडिएट है ये क्या करेगा, एक और मोनोमर यूनिट पे अटैक करेगा और फिर नेक्स्ट हमें प्रोडक्ट ये देगा। दैट मीन्स ये क्या चलते रहेगा, एक रेडिकल होगा, एक मोनोमर यूनिट होगी और हमें ये गिवन होता रहेगा, ठीक है। इसका अगर रेट कॉन्स्टेंट K2 है तो रेट ऑफ प्रोपोगेशन क्या होगा हमारे, K2R × M। लास्ट है टर्मिनेशन स्टेप, इसमें 2 रेडिकल मिलके RR बनाएंगे, ठीक है। यहाँ टर्मिनेट हो जाएगी रेट। ओके, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ रेडिकल क्या होगा हमारा 2K3, अगर हमारा रेट कांस्टेंट है K3 और इंटू R रेडिकल का स्क्वायर। ओके, अब जो नेक्स्ट आती है क्या है, हमें लगाना है SSC रूल, ठीक है। अब क्या करना है, SSC रूल को अप्लाई करना है रेडिकल पे, जिसमें क्या होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन इक्वल टू रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हम सोल्व करेंगे तब जब हमें क्या मिलेगा, रेडिकल की वैल्यू इतनी मिलेगी और इसको हमें किस में पुट करना है, इसको हमें पुट करना है इस वाली इक्वेशन में, क्योंकि यही तो हमारी रेट ऑफ प्रोपोगेशन या रेट ऑफ प्रोडक्ट स्टेप, ठीक है। ओके, जब हमने इसको इसमें पुट किया तो हमें मिल जाएगा ये वाली इक्वेशन, ठीक है। ओके, ये वाली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी है काइनेटिक चेन लेंथ। काइनेटिक चेन लेंथ से 3 क्वेश्चन आ चुके हैं, 3 क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं। तो या तो आप ओनली किसको याद कर लीजिए, इस स्टेप को याद कर लीजिए, ओनली लास्ट वाली स्टेप को याद कर लीजिए, या फिर इस पूरे प्रोसेस को याद कर लीजिए। तो इस मेरे को नहीं लगता ये ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप इसको याद कर लोगे मोर देन इनफ है, ठीक है। तो काइनेटिक चेन लेंथ क्या होता है, रेट ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय रेट ऑफ रिएक्टेंट, या फिर किस रूप में आ सकता है, रेट ऑफ प्रोपोगेशन डिवाइड बाय रेट ऑफ इनिशिएशन स्टेप। तो इसमें क्या था हमारा, रेट ऑफ प्रोपोगेशन क्या था ये वाला और रेट ऑफ इनिशिएशन स्टेप क्या थी ये वाली,
डिवाइड करेंगे आपस में, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, जिसको सोल्व करेंगे तो हमें ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी काइनेटिक चेन लेंथ। इसमें सिर्फ इतने ही इंपॉर्टेंट थे। मैं बता दूँ, हमारा थ्योरी का सारा पोर्शन कंप्लीट हो गया है जो पॉलीमर केमिस्ट्री में है। नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी सारी जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो गेट में भी आए हैं और जो नेट में भी आए हैं, मैं उन सबको सोल्व करवाऊंगी। तो आई जस्ट होप आप सबको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।